वो अकेले ही सब कुछ उड़ाओगे भाई कि मेरी तरफ भी बढ़ाओगे भाई। यहाँ इतना खाना मिला हुआ है तो अकेले सब आप ही खा जाओगे क्या? दूसरे को नहीं दोगे क्या? जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था 3,000 टीचर थे और मात्र 3 एससी के लोग थे प्रोफेसर। तो क्या भारत के संविधान लागू नहीं था उस समय? क्या उस समय उनका आरक्षण नहीं था, उनका प्रतिशत नहीं था? सारे विश्वविद्यालयों में, सारी नौकरियों में इतने आईएएस होते हैं। एससी एसटी का उसमें आरक्षण है ना, वो लोग होते हैं। तो क्या वो देश नहीं चलाते, वो जिला नहीं चलाते? नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं मध्य प्रदेश की रीवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी से, जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और सर के अंडर में पीएचडी भी कर रहे हैं। सर, आपका अलीगढ़ में स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। सर, आपका अलीगढ़ आगमन कैसे हुआ सर? आपका बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक संगोष्ठी थी, राष्ट्रीय संगोष्ठी थी जी। नदियाँ ही राह बताएंगी। जिस तरह से पूरे विश्व में और भारत में जल को लेकर संकट है, नदियों के अस्तित्व पर संकट है, इसको आधार बना के राकेश कबीर जी ने एक पुस्तक लिखी है कविताओं की, उस पर गोष्ठी थी, उसी में आया था। ये राकेश कबीर जी कौन है सर? नाम कुछ सुना हुआ लगता है। राकेश कबीर जी आपके ज़िले में ही पदस्थ हैं और वो सोशल सर्वेंट हैं। दोस्तों, मैं सर की बात को पूरा कर दूं, राकेश कबीर जी हमारे अलीगढ़ नगर के एडीएम सिटी हैं, जो कि वेल नोन चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है, सभी लोग जानते हैं। और आज उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ था। जी सर। तो वो एक जनसेवक भी हैं, अधिकारी भी हैं और कवि भी हैं। उन्हीं की किताब का लोकार्पण था, उसी में आए थे हम लोग, बहुत सारे लोग, दिल्ली से, मेरठ से, बनारस से, इलाहाबाद से। तो मैं भी आया था, कार्यक्रम हुआ, उसमें मुख्य अतिथि था मैं और सैयद मोहम्मद अशरफ साहब ने अध्यक्षता की, नीरज भाई और इनकम टैक्स कमिश्नर रहे थे सर वो हमारे अलीगढ़ के, अशरफ साहब। जी जी। अच्छा, तो कार्यक्रम बहुत अच्छा गया, बस उसी में आना था मनोज जी। सर, मैं सर, चूँकि आप शिक्षण संस्थानों से हैं और हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में भी बैठे हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर आपसे मुझे बात करके। अभी सर, पिछले दिनों जो शिक्षण संस्थानों पर कह सकते हैं या शिक्षा के मंदिरों में जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ में जो कह सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो हम हिजाब का जो प्रकरण चल रहा है सर, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस पर आप अध्यापक हैं, आप शिक्षक हैं, आप विभाग अध्यक्ष हैं और विश्वविद्यालय में जिम्मेदारी के पदों पर हैं, आप क्या महसूस करते हैं सर ऐसी घटनाओं को लेकर? मुझे लगता है कि इतनी स्वतंत्रता तो दी जानी चाहिए लोगों को कि वे कौन सा वस्त्र पहनते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई जीन्स और टी शर्ट पहनता है, कोई सलवार सूट पहनता है, कोई साड़ी पहनता है। अगर हम साड़ी वाले को या धोती वाले को कहें कि नहीं आपको जीन्स पैंट पहनना ही होगा, ये भी उचित नहीं है। तो जब तक कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड अगर लागू है तो ठीक है, वो ड्रेस पहन के सारे विद्यार्थी जाएंगे। लेकिन जहाँ ड्रेस कोड नहीं है, जहाँ अपने मनचाहे वस्त्र पहन के आने की स्वतंत्रता है, तो अगर किसी लड़की को हिजाब पहन के आना अच्छा लगता है तो उसे आने दीजिए, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन सवाल नियति का है कि आपकी नियति क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप उस बहाने राजनीति कर रहे हैं, तो अगर आप उस बहाने राजनीति कर रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी मंशा है, तो बात गलत है। अन्यथा जैसे चल रहा था चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। जब हिजाब का विवाद नहीं उठा था तो क्या भारत बदल गया था या स्वर्ण युग में चला गया था? और आज हिजाब पर बात हो रही है तो इसका इतिहास सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा क्या? आप रोटी की, बेरोज़गारी की, हज़ार समस्याएं हैं, शिक्षण संस्थानों में बजट नहीं है,
हमारे तमाम विश्वविद्यालयों में तनख्वाह बांटने के लाले हैं। सरकारों ने हाथ उठा के कह दिया है कि आप खुद कमाइए और खुद अपनी तनख्वाह बांटिए। तरह तरह के जो सपोर्टिंग प्रोग्राम हैं उसमें तरह तरह के डिग्रियों के कोर्सेज चलाए जाते हैं। उसमें इतनी अच्छी फीस की मतलब रकम होती है, उसको लड़के को देना पड़ता है, उससे विश्वविद्यालयों का खर्चा चलता है। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि एक विश्वविद्यालय हर महीने 3 करोड़ अगर तनख्वाह बांटता है तो उसको साल में 3 करोड़ की मदद मिलती है, तो 11 महीने तो क्या बांटेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल अपनी जगह है। तो इसलिए इस विवाद को तो मैं व्यर्थ का विवाद मानता हूँ। नहीं सर, आपने व्यर्थ का विवाद बताया, चूँकि आप देखिए, आपको मानने का अगर अधिकार है तो मुझे भी मानने नहीं का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन मैं माननीय जो समझता हूँ मैं कहूँगा। लेकिन आप माननीय जो समझते न्यायालय का आप- सर जो ऑर्डर था उसके तो बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं सर आप। क्या न्यायालय उन्होंने का क्या कहा आर्डर कि था, मैं वो तो जानता ही नहीं। स्कूल ड्रेस जो कॉलेज या स्कूल की ड्रेस है आप उसी में आएंगे और हिजाब को नहीं पहन के तो आएंगे। मैंने कहा तो कॉलेज कोर्ट का ये कहना जो आप कह रहे हैं ना, वो तो मैंने कह दिया आपसे कि अगर किसी कॉलेज में ड्रेस कोड है कि सफ़ेद पैजामा और चेक की समीज पहन के आएगी लड़की, तो सारी लड़कियां उसी में आएंगी। लेकिन जहाँ नहीं है तो वहाँ तो हिजाब पहन के आ सकती है। तो सर हिजाब पहन के आ सकती हैं तो कुछ भगवा अंगूछा भी तो डाल कर आ सकते हैं। हाँ, आते ही हैं, आते हैं, उन पर तो किसी ने रोका नहीं। किसी कोर्ट ने पास किया, किसी विश्वविद्यालय ने कहा कि नहीं हम भगवा गमछा लेके नहीं आने देंगे? बताइए, कहीं इस पर आंदोलन खड़ा हुआ कि नहीं हम भगवा लेके घुसने नहीं देंगे कैंपस में? अरे आप पूरा सन्यासी का वस्त्र पहन के आओ ना, आपको रोकता कौन है? लेकिन सन्यासी जैसे काम करने का मादा होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए। विवेकानंद बनो, फिर विवेकानंद बनो। इस देश में तो सन्यासियों की, ऋषियों की, शास्त्रों की, तमाम चीज़ों की वो बातें जिनसे किसी को लाभ हो सकता है उसका जिक्र करता है, लेकिन जिससे पूरे समाज का लाभ हो सकता है उसका जिक्र किया जाना चाहिए। सर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि राजनीति वो कुंजी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। तो कई स्टूडेंट जो है, युवा, वो राजनीति और प्रेरित तो नहीं हो रहे कि सीधा डायरेक्ट राजनीति सांसद और पार्लियामेंट में पहुंचकर देश की तरक्की के लिए नियम बनाएंगे। आपने इसी एमयू में देखा होगा, छात्र यूनियन का इतना बड़ा भवन है, कभी गुलजार रहा करता होगा। आरिफ मोहम्मद से लेके न जाने कितने छात्र नेता यहाँ से निकले हैं। कई सर देश के यशस्वी नेता हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और बहुत सारे पदों पर रहे। बिल्कुल सर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ था, गूंजता रहता था। कितने लोग आज की तारीख में केंद्र में मिनिस्टर हैं काशी हिंदू। तो विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ था, जो छात्र राजनीति थी, वो तो हमारे प्रांत के विधानसभाओं और संसदों में जाने के लिए एक प्रशिक्षण था। लोग यहाँ की राजनीति से, तमाम सामाजिक समस्याओं से परिचित होते थे, जानते थे। तो बुरा क्या है? राजनीतिक चेतना तो, राजनीति तो सबसे आगे है भाई। राजनीति हर चीज़ तय करती है। आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बाजार तय कर रहा है केवल? तो राजनीति तो जीवन का हर क्षेत्र तय करती है। उसमें जाने वाले लोग विश्वविद्यालयों के पढ़े लिखे लोग हों। आप हल्ला मचाते हो कि माफिया जा रहे हैं, गुंडे जा रहे हैं, बदमाश जा रहे हैं, ऐसे लोग, अपढ़ लोग जा रहे हैं जो अपना नाम नहीं लिख सकते। तो विश्वविद्यालयों के पढ़े लिखे लड़के जाएँ तो क्या बुरा है? चाहे वो अलीगढ़ से जाएँ, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जाएँ, चाहे दिल्ली से जाएँ, जेएनयू से जाएँ, कलकत्ता से जाएँ, कहीं जाना चाहिए। छात्र राजनीति को पूरी तरह से कैंपसों में अलाउ किया जाना चाहिए। छात्र राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं है। क्या जो राजनीति कर रहे हैं दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, वो गंदे लोग हैं? वो गंदा काम कर रहे हैं? वो समाज को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं। विश्वविद्यालय तो एक बड़ी छोटी इकाई है। तो देश चलाने वाले लोगों की ट्रेनिंग अगर बड़े शिक्षण संस्थानों में होती है तो मैं तो नहीं मानता कि कुछ बुरी बात है। ये इस पर आप राजनेताओं से और दूसरे लोगों से बात करिए। मैं तो आपको साहित्य के या दर्शन शास्त्र के, राजनीति शास्त्र के प्रश्न बता सकता हूँ। महंगी हो जाएगी
अगर महंगी हो जाएगी तो उसका प्रतिरोध करें बहुजन समाज के लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। जिसको कष्ट होगा या होने वाला है तो उस कष्ट को समझे। आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे थे तो ये कह रहे थे ना कि वो कह रहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो फीस बढ़ने की तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके रोज़गार की बात है ना, आपके सत्ता में हिस्सेदारी की बात है। आप सत्ता की हिस्सेदारी मांगिए, आप सत्ता में जाइए, आप खुद तय करने लगेंगे कि क्या फीस इतनी रहेगी, इतनी नहीं रहेगी। शुल्क तय करने का अधिकार आपको हो जाएगा। तो लड़िए ना भाई। सर कहीं कहीं पर ये सुनने में आता है, हाँ, अभी जा तो नहीं रहे, अरे सॉरी, हाँ सर कहीं कहीं सुनने में ये आता है कि जो दलित समाज के लोग हैं वो रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं और सीटों पर बैठ जाते हैं। अब चूंकि विभागाध्यक्ष हैं आप, तो आपका क्या आकलन है सर, जो एससी, बीसी और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उनकी आकलन किया जाए तो किस तरीके की शिक्षा? देखिए, वो अकेले ही सब कुछ उड़ाओगे भाई कि मेरी तरफ भी बढ़ाओगे भाई? यहाँ इतना खाना मिला हुआ है तो अकेले सब आप ही खा जाओगे क्या? दूसरे को नहीं दोगे क्या? जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था 3000 टीचर थे और मात्र 3 एससी के लोग थे प्रोफेसर। तो क्या भारत के संविधान लागू नहीं था उस समय? क्या उस समय उनका आरक्षण नहीं था, उनका प्रतिशत नहीं था? सारे विश्वविद्यालयों में, सारी नौकरियों में इतने आईएएस होते हैं। एससी एसटी का उसमें आरक्षण है ना, वो लोग होते हैं। तो क्या वो देश नहीं चलाते, वो जिला नहीं चलाते? आप जाने दो, किसी व्यक्ति को अखाड़े में जाने दो, उसे लड़ने दो, उसे कसरत करने दो, तब न पता चलेगा कि वो अच्छा पहलवान है कि नहीं है। अखाड़े में जाने ही नहीं दोगे, कहोगे कि पहलवान नहीं हो सकता, तो कैसे पहलवान नहीं हो सकता? मैं तो किसी रिजर्वेशन से नहीं आया कभी भी। मैं तो जो कुछ गया वो अपनी प्रतिभा के बल पर से गया और वहाँ हूँ, कोई रिजर्वेशन का लाभ कभी नहीं लिया। लेकिन रिजर्वेशन का लाभ अगर किसी वंचित तबके को, शोषित तबके के बच्चे को मिल सकता है तो मिलना चाहिए। अब उसमें भी आपको अगर तकलीफ़ है कि क्यों मिल रहा है, तो आप जानिए, वही जो मैंने कहा कि अकेले ही सब कुछ उड़ाओगे भाई। इसके बावजूद भी देखिए उनका प्रतिनिधित्व तो कितना कम है। ऊंची जगहों पर तो एकदम वाइस चांसलर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, जिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, वहाँ नहीं है। तो समरस समाज तो तब बनेगा ना भाई जब सब लोग रहेंगे, सबकी भागीदारी होगी। अभी सर आपके अंडर में कितने छात्र पीएचडी कर रहे हैं सर? अभी तो 8 लोग कर रहे हैं। 8 लोगों से अधिक कर ही नहीं सकते। यूजीसी का नया मापदंड है, ये नियम आ गया है कि आप उससे अधिक ले नहीं सकते हो। उसमें से 2 खाली होगा तो फिर 2 आएंगे, 3 खाली होगा तो फिर 3 आएंगे। उसमें बहुजन समाज के कितने छात्र हैं सर आपके साथ? उनकी गिनती तो मैंने कभी इस तरह से नहीं की, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सर के पास जाने से हमको न्याय मिलेगा, तो आते हैं। उतने ही ब्राह्मण भी आते हैं। ब्राह्मण स्वीकार करते हैं आपकी शिक्षा? अरे खूब स्वीकार करते नहीं, हैं। ईमान भ्रष्ट हो जाता, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, पवित्र होते हैं। वो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। उनको लगता है कि सर से हमारा कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता, सर जैसा कोई दूसरा पढ़ाता नहीं है, सर इतनी मदद करते हैं, सर फीस भी जमा कर देते हैं गरीब लड़कों की, सर किताबें भी दे देते हैं, कपड़े खरीद देते हैं। तो ऐसा टीचर उनको मिलेगा नहीं, तो कहते हैं हम तो सर ही के पास रहेंगे। और ईमानदारी से रहते हैं। आज तक तो हमको किसी ने धोखा नहीं दिया, चाहे वो सवर्ण हो चाहे अवर्ण हो। दलित लड़का भी मेरे साथ करता है और ब्राह्मण लड़का करता है, ठाकुर लड़का करता है, सब करते हैं। देखिए, राजनीति में, समाज में जो जहर है, वो जहर अभी बच्चों के दिमाग में उस तरह से नहीं भरा है। और अगर जाते हैं तो आप उसको धो के उनका पात्र साफ कर देते हो तो कन्विंस भी हो जाते हैं कि नहीं साहब सही कह रहे हैं आप। तो मनोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे मित्र एक जगह बैठे हैं और वो कह रहे होंगे कि कहाँ फंसे हुए हैं ये।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी जो मध्य प्रदेश रीवा विश्वविद्यालय थे से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस नंबर 2 में थे और मेरी मुलाकात हुई। सर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे समय दिया, मेरा मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।